and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, इस चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ ICSE बोर्ड के कंटेंट्स बनाते हैं और क्योंकि MCQ है ज़रूरी जी। अगर आपने अपने बोर्ड के पैटर्न को चेक किया होगा तो आप पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सारे सिलेबस को कवर करते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए बुला रहे हैं MCQ सीरीज। हाँ, हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी लाइव सेशंस के दौरान कराया है और अब बारी है MCQ सीरीज की। और मैं कहूंगा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी चैप्टर्स में क्या तैयारी है तो आप चैप्टर वाइज MCQ सेशंस को जरूर अटेंड करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। हाँ, अपनी खुद की यस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को कि मेरे को कितने हद तक चैप्टर आता है, इसको जानने के लिए आपको MCQ जरूर करना चाहिए। MCQ तुरंत आपको नंबर भी दिला सकता है एक सेकंड के एफर्ट में। तो इसीलिए MCQs को पूरा अटेंड जरूर करिए मेरे साथ। हाँ, नोटबुक ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए ऐप, क्योंकि ऐप में हम और भी बहुत सारे MCQs आपके लिए लगा रहे हैं। आप हमारे ऐप सर तरुण रूपानी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट फ्री टेस्ट सीरीज है जहां ढेर सारे MCQs हम अपलोड कर रहे हैं और भी अपलोड करते जा रहे हैं। और आप उसको क्या करिए, हाँ, चेक करिए, डाउनलोड करिए और फ्री में यस एंजॉय करिए अपनी लर्निंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, ये एक ऐसा वॉर जिससे वर्ल्ड वाइड तबाही आई, एक ऐसा वॉर जिससे कोई बच न पाया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। हाँ, तो क्या था ड्यूरेशन? पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर लिखना है और मैं जो आंसर मार्क कर रहा हूं उससे अपने आप को टेस्ट करना है, चेक करना है। देखते हैं आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। मुझे एंड में अपने आंसर्स बताइएगा। हाँ, मैं आपके ऑल आंसर्स को जानना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करेक्ट बताने वाले MCQ को मैं चाहूंगा एक पर्सनल लाइक और गुड विश देने के लिए। चलिए वेट रहेगा, देखते हैं कितने लोग मुझे सही आंसर्स बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ चुका है। वर्ल्ड वॉर वन का आपको ड्यूरेशन बताना है। अगर आपने लिख दिया है ऑप्शन ए ही सही है तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑप्शन जब रीड किया करो तो ऊपर से रीड किया करो। जिसके आंसर को आप श्योर हैं, आपको पता है, तो अब आप सारे ऑप्शंस को मत फिर सर्च करिए। When you are very very sure कि इसका आंसर क्या है, please do not see all options, otherwise you may get confused। उस श्योर वाले ऑप्शन पे ही सीधे टिक लगा दो when you are 100% sure। हाँ, नॉट श्योर वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को पढ़ करके चेक करेंगे, सारे आंसर्स को चेक करेंगे और जो लगेगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है उसको रोक देंगे। जो लगेगा कि इनमें से हो ही नहीं सकता है, पहले उसको कट कर देंगे। ध्यान से सुनिए, पहले उनको कट कर देंगे और फिर बचे हुए प्रोबेबल आंसर में से हाँ अब चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई कि आप ऐसा ही करें। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? मैं बता दूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पांचों कॉन्टिनेंट ने पार्टिसिपेट किया। अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहा। हाँ, और कुछ कंट्रीज में आपको बता दूं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दे रिमेन न्यूट्रल। न तो उन्होंने किसी को अपनी आर्म्स फोर्सेस दी, न तो किसी को वेपन से मदद किया। क्या स्विट्जरलैंड, मोरक्को, नाम सुना है आपने स्वीडन, ये देश न्यूट्रल रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इन्होंने किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में खड़े नहीं हुए वर्ल्ड वॉर में। पर आपसे पूछा है कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप कहेंगे 17, मैं कहूंगा नहीं। 90, मैं कहूंगा नहीं। अगर आप कहेंगे मुझे 86, I'll be happy to answer yes। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं? क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं वर्ल्ड वॉर में? हाँ, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। वी पार्टिसिपेटेड यस, बट एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि हम तो उस समय ब्रिटिश के कॉलोनी थे, गुलाम थे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कौन सा ऐसा इनमें से पॉइंट है जो लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज नहीं था? देखिए, कीवर्ड को हमेशा पकड़ा करिए। क्या डिवीजन ऑफ यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज नहीं था?
हाँ, क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप में डिवीजन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में डिवीजन हुआ था, ये तो कॉज है। तो ये तो पॉइंट है, मुझे नहीं लग रहा है। क्या पूछा है? नॉट अ कॉज, ये तो कॉज है। दूसरा है नेशनलिज्म एंड म्यूचुअल राइवलरी। नेशनलिज्म की जगह एग्रेसिव नेशनलिज्म वर्ड अच्छा होता, ये भी कॉज है। हाँ भाई, नेशनलिज्म नहीं था, एग्रेसिव नेशनलिज्म था। अपने देश से बेहद प्यार, दूसरों से नफरत करना, इसको नाम दिया गया था। हाँ, और रेवलरी तो हर देश की दूसरे देश के साथ चल रही थी उस समय, म्यूचुअल रेवलरी थी। बाल्कन एक बहुत बड़ा इशू था। हाँ, बाल्कन वो एरिया था जो कि कंट्रोल्ड बाय दी ऑस्ट्रियन एम्पायर चलता था, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जहाँ पे स्लेव्स रह रहे थे। हाँ, जहाँ पर छोटे छोटे देश थे, सर्बिया था जिसको कंट्रोल किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था उस समय। तो ये सब तो कॉज है। तो ये भी कॉज है, ये भी कॉज है वर्ल्ड वॉर वन का। तो आपसे पूछा कौन कॉज नहीं है, यहां होना चाहिए, ऐसा गलत लिखा है यहां पर भी, यहां पे होना चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब कॉज हैं। वर्ल्ड वॉर का कौन कॉज नहीं है? तो मैं कह रहा हूं ये सब कॉज हैं भाई। आंसर तो होना चाहिए नन ऑफ द अबव। चलिए, मुझे लगता है अब क्वेश्चन में भी एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब वर्ल्ड वॉर वन के कॉज रहे हैं। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना है। कई बार आप क्या करते हो ना, जो की वर्ड हो जाता है, हाँ, नॉट वर्ड नहीं पढ़ते हो या नो वर्ड नहीं पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कॉज क्या रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? यूरोप में कंट्रीज ज्यादा एम्बिशियस हो गई। हाँ, क्योंकि जर्मनी, इटली लेट में क्या हुए, इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, तो उनको इंग्लैंड के आगे, फ्रांस के आगे निकलना था, क्योंकि वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, तो उनके बीच में कंपटीशन हो गया। ये रीजन है। हाँ, अलायंस इंक्रीज्ड, और जब कंट्रीज के बीच में अलायंसेस बनने लगे, ग्रुपिज्म होने लगा। हाँ, जर्मनी ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, अपना सेंट्रल पावर नाम का ग्रुप बनाया। तो जब ये ग्रुप बनने लगे तो होने लगी प्रॉब्लम। ठीक है, कॉज, तो आंसर हो जाएगा सी हमको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनलिज्म इन। तो मैंने कहा नेशनलिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। देश प्रेम करने में क्या बुराई भाई, अपना देश सबको प्यारा होना चाहिए, पर किसी से नफरत, मेरा देश महान, बाकी सब शैतान, ये सोच तो गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का जो है, वो वर्ल्ड को एज अ फैमिली मानता है ना। तो ये नैरो नेशनलिज्म, ये प्रॉब्लम थी। तो क्या करेक्ट है इसमें से बताना है आपको। दिस वॉज एन एरा ऑफ नैरो एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म। हाँ, सही बात है, ये पॉइंट सही है, करेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा है। नेशनलिज्म इन द एरा हैड बिकम कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव, भी सही है। एग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया था, कंपटीशन होने लगा था, अपने आप को ज्यादा देश प्रेम दिखाने की लोग कोशिश कर रहे थे। नेशनलिज्म टेक द शेप ऑफ चौविनिज्म। हाँ, एक्सट्रीम जो नेशनलिज्म का केस है वो चौविनिज्म है। हाँ, जैसे हम एग्रेसिव नेशनलिज्म के पार्ट से कह रहे हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए तब? तो ऑल ऑफ दीज। अगर आपने भी ऑल ऑफ दीज लिख दिया है तो यू आर राइट। आइए, सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding the militarism and armament race prior to the first world war। मतलब वर्ल्ड वॉर में मिलिटरिज्म एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। कंट्रीज मिलिट्री रेस में आ गई थी, अपनी सेनाएं बढ़ाई जा रही थी, नए से नए आर्म्स और वेपन्स बनाए जा रहे थे, सोफिस्टिकेटेड। तो इनमें से कौन कौन सा रीजन करेक्ट है? क्योंकि इस पीरियड में मिलिटरिज्म बढ़ रहा था यूरोप में, अभी जवाब है। नैरो नेशनलिज्म था, अपने देश से सिर्फ प्यार था, इकोनॉमिक कंपटीशन था, मार्केट पे कब्जा करना रीजन था, ये भी सही जवाब है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अफ्रीका स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग शिप्स। सारे आंसर्स सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे आंसर्स आर्मामेंट के कॉज बन जाएंगे। चलिए, क्योंकि हथियारों की दौड़
कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, सोच के देखिए, क्या हथियार बना के हम कभी ऐसा हो सकता है समय में कि अब रुक जाएंगे, अब इसके बाद हथियार बनना बंद कर देंगे? जवाब है कभी नहीं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन बिहाइंड द डायरेक्ट क्लैश बिटवीन ऑफ जर्मनी विद द अदर कॉलोनियल पावर्स? देखिए, जर्मनी मैंने कहा लेट में इंडस्ट्रियलाइज हुआ। अब जर्मनी को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट चाहिए, और उनको दूसरे जो कॉलोनी है, गुलाम हैं, उनको अब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। इंग्लैंड से लड़ना पड़ेगा, फ्रांस से लड़ना पड़ेगा, जो कि पहले ही दुनिया के एक बड़े हिस्से को गुलाम बना चुके थे। हाँ, उनमें से मैं भी, हम लोग भी थे, इंडिया भी थे। तो रीजन क्या रहा है जर्मनी का? तो जर्मनी सरपास्ड यूरोपियन नेशंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ, जर्मनी के प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत होने लगी, और वो वर्ल्ड में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहती थी। ये बात तो सही है, जर्मनी चाहती थी कि और कॉलोनीज उनके पास आ जाएं ताकि वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके। जवाब है बोथ ऑफ दीज। हाँ, डी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन टू हैव बिल्ट कॉलोनीज बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? किन किन के पास कॉलोनीज थी? कॉलोनी मतलब जानते हैं क्या होता है ना? डिपेंडेंट कंट्रियां, गुलाम कंट्रियां। ब्रिटेन के पास तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटेन का गुलाम था। आपको पता होना चाहिए। हम, चाइना, 50 में पाकिस्तान जो जो इंडिया का ही पार्ट था पहले, श्रीलंका, हॉलैंड था एक बहुत ही इंपेरियलिस्ट कंट्री, बहुत बड़ा इंपेरियलिस्ट कंट्री, पोर्टुगल भी था। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दी। हाँ, वास्को डिगामा केम टू इंडिया इन 1498। सोचिए, तब आया था हमारे इंडिया में एक पोर्टुगल नागरिक, वास्को डिगामा। तो उसके बाद से तो कितना डेवलपमेंट हुआ, वहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ, और हम लोग पीछे रह गए, और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाना शुरू कर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रशिया हैड एक्सपेंशन प्लान्स? रशिया अपने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कहाँ जीतना चाहती थी? किस एम्पायर को अपने कब्जे में लेना चाहती थी? क्या कहते हैं? क्या रशिया इटली को जीतना चाहती थी? क्या कहते हैं? नहीं, रशिया इटली को नहीं जीतना चाहती थी। क्या रशिया ऑटोमन एम्पायर को अपने अंडर में लेना चाहती थी? हाँ, ऑटोमन एम्पायर में ही ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर आता था। हाँ, यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स हुआ करते थे, जिनका एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था, जिसके अंडर में सर्ब्स, स्लैव्स और बाल्कन रीजन भी आ रहे थे। ये बहुत बड़ा इलाका था जिसको रशिया ने अपने प्लान में रखा था, और इसीलिए वो सर्बिया की मदद भी कर रही थी, सर्बियंस की मदद कर रही थी। तो जवाब तो बी हो गया है। जर्मनी तो वैसे रशिया का शुरू से एक अच्छा पार्टनर भी रहा था। ये अलग बात है कि बाद में दोनों में एनिमिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आंसर हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव रोल प्लेड बाय द मीडिया? हाँ, आपको बताएं, प्रेस और मीडिया भी क्या कर रही थी उस समय? एग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही थी। पर यहां पे क्वेश्चन है करेक्ट, क्या सही है? तो in order to increase their sale, the media poisoned the public opinion. लोगों को क्या करना? लोगों के अंदर जहर परोसना, दूसरे दुनिया के बारे में, हाँ, उनकी बुराइयां लिखना। इससे मीडिया में पेपर की सेल तो बढ़ गई, बट लोगों के मन में दूसरे देशों के प्रति नफरत भी बढ़ गई। और क्या हुआ? एक हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा उन्होंने चला रखा था। हर तरफ डर का माहौल, डाउट का माहौल, टेंशन का माहौल मीडिया ने पेश कर रखा था। वर्ल्ड की पीस को हमेशा खतरा बता रहे थे वो लोग। ये दोनों ही रीजन सही हैं। अपने मीडिया का रोल अच्छा प्ले नहीं किया उन्होंने उस समय। ईमानदारी से मीडिया ने वर्ल्ड को सही से प्रेजेंट नहीं किया। नतीजा, वर्ल्ड में वॉर का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, देखिए, मीडिया बड़ी शक्तिशाली होती है। आज भी मीडिया के पास बहुत पावर है। आप और मैं मीडिया से जुड़े हुए हैं हर पल, हर समय। हाँ, आप जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो भी तो एक मीडिया ही है ना। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो उसके थ्रू पहुंच रही है। सोचिए कितना पावरफुल है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रिपल एंटेट? ट्रिपल एंटेट में कौन नहीं था? हाँ,
बताइए जल्दी से, ट्रिपल एंटेट में कौन नहीं था? वैसे ट्रिपल एंटेट ग्रुप ऑफ अलायंस था जो बनाया गया था, और कौन इसमें पार्ट नहीं था? अगर आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन, मैं कहूँगा नहीं, ब्रिटेन तो ट्रिपल एंटेट का पार्ट था। आप कहते हैं फ्रांस, अरे भाई ब्रिटेन फ्रांस ने तो शुरुआत की थी ट्रिपल एंटेट की, बाद में रशिया को कोलैबोरेट किया था इन्होंने, ठीक है। रशिया वॉज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ट्रिपल एंटेट, बाद में इसको जोड़ा गया था। और अगर आप कहते हैं जर्मनी, तो मैं कहूँगा एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जर्मनी ने बनाया था सेंट्रल पावर, ठीक है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज पार्ट ऑफ द ट्रिपल अलायंस? हाँ, सेंट्रल पावर को ट्रिपल अलायंस का नाम दिया गया था। ट्रिपल अलायंस का कौन कंट्रीज पार्ट हैं? मैंने कहा जर्मनी तो था ही, इटली बाद में आया, और ऑस्ट्रिया हंगरी भी था। तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। हाँ, याद कर लीजिए, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट दोनों आपको आने चाहिए। इन विच ईयर ड्यूअल अलायंस वॉज फॉर्म? जर्मनी ने पहले बनाया ड्यूअल अलायंस, ड्यूअल मतलब दो देशों का अलायंस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में अलायंस हुआ था। आपको बताना है किस साल ऐसा ड्यूअल अलायंस आया था। क्या कहते हैं इसमें, कौन सा ईयर होगा ड्यूअल अलायंस का? हाँ, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या कर रहे थे, अलायंस बनाए थे। जर्मनी एक बहुत ही एग्रेसिव कंट्री रहा है अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में, देश के डेवलपमेंट के मामले में, और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी का एक मेजर रीज़न रहा है जर्मनी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न रहा है जर्मनी। तो ईयर है 1879। चलिए, आंसर होना चाहिए ये ड्यू। मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया क्योंकि आपको ईयर याद करना पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। इन विच ईयर इटली एंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हाँ, मैं बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में इटली वर्ल्ड वॉर में नहीं एंटर कर रहा था, क्योंकि इटली वॉज पार्ट ऑफ द ट्रिपल अलायंस, जर्मनी के साथ। हाँ, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस में था, बट इटली ने धोखा दे दिया। हाँ, इटली ने जर्मनी को धोखा दे दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वर्ल्ड वॉर के एक साल बाद, शुरू होने के एक साल बाद वो चला गया ट्रिपल एंटेट के ग्रुप में, इंग्लैंड के ग्रुप में चला गया। पता है कि नहीं, धोखा दे दिया जर्मनी को उन्होंने। तो दिस वाज द ईयर 1915 इज द राइट आंसर। जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली को सबसे ज्यादा हताशा हाथ लगी। वो जीते हुए कंट्रियों को तो था बीच में, उसे लालच थी कि मुझे बहुत सारे टेरिटरीज मिलेंगी, बहुत सारी कॉलोनीज मिलेंगी, हुआ नहीं। ये इटली को बहुत हताशा हुई, और इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब जर्मनी का पक्का पार्टनर बन गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन द एंटेट? हाँ, एंटेट ग्रुप को किसने ज्वाइन नहीं किया? जरा सोच के बताइए। देखिए, एंटेट ग्रुप जो था वो इंग्लैंड का ग्रुप था, ब्रिटेन का ग्रुप था, और ब्रिटेन के पार्टनर्स कौन नहीं बन पाए इसमें? आपको आंसर देके बताना है। हाँ, कनाडा पार्टिसिपेट था, याद रखिए, और आज भी नाटो का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया था, इटली बाद में, मैंने कहा आपको याद होगा, पहले इटली अलायंस के पास रहेगा, बाद में धोखा देकर के क्या आ जाएगा, एंटेट में आ जाएगा। हम नहीं थे भाई, हम उस समय क्यों पार्ट कर पाते? हम ही इसका सही आंसर हैं। ये सारे आंसर आपके गलत हैं। आपका जवाब होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया तो उस समय अंडर दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश था, हम खुद ही उसके गुलाम थे, तो हम इसके क्या नहीं हो सकते, एंटेट में ज्वाइन नहीं कर सकते, हम तो उसके अंडर में सर्व कर रहे थे। इंडियन सैनिक गए थे, मैं बता दूं, इंडियन सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए भी, और टर्की को जीत के भी आए। हाँ, टर्की को विनिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा इंडियन सैनिकों का। डैश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी विद द व्यू टू कैप्चर जर्मनी कॉलोनीज ऑन द फार ईस्ट। देखिए, इससे पहचान लीजिए कौन जर्मनी के ऊपर हमला कर देगा, ये कहते हुए कि मुझे जर्मनी इसकी कॉलोनीज को करना है, वो भी ईस्ट साइड वाली का। अगर आपने कहा है जापान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, जापान एग्रेसिव हो गया था, जापान जर्मनी की कॉलोनीज को पाना चाहता था, ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लेफ्ट ट्रिपल अलायंस टू फाइट अगेंस्ट जर्मनी? मैं इसका हिंट पहले ही दे चुका हूं,
जो ट्रिपल अलायंस का पार्ट था पहले, और ट्रिपल अलायंस को छोड़ करके चला गया जर्मनी के खिलाफ ट्रिपल एंटेट में, और वो देश कोई और नहीं, वो देश इटली ही। कह सकते हैं मेरी भाषा में वो दोगला था। हाँ, अब याद रखोगे, अब नहीं भूल पाओगे। हाँ, मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वन विच इज हैज असाइंड अलाइंड विथ यू एंड हैव चीटेड यू, आप कह सकते हैं। चलिए, मैं याद कराने के लिए आपको कह रहा हूँ टेक्निक में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर। मैंने कहा था इटली, इससे पहले जर्मनी ने खुद यस अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया था, और उसमें ऑस्ट्रिया, हंगेरी, इटली, सॉरी ऑस्ट्रिया, ये सब उसके पार्ट रहे हैं। तो ये आपका जवाब तीनों ही सही होगा। सेंट्रल पावर इसका नाम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मैं बस आखिरी में आपसे यही कहूंगा, कंसेप्ट को चेक करना हो, अपनी एबिलिटीज को चेक करना हो कि हम कितने तैयारी पर हैं। एमसीक्यू इज द बेस्ट वे, और एमसीक्यू आपको तुरंत मार्क्स दिलाएगा और तुरंत मार्क्स कटाएगा भी। आप When was the Archduke Franz Ferdinand and his wife shot dead? आपको डेट बतानी है एग्जैक्ट। हाँ, इसमें जरी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। डेट 1914 तो सब में है, तो इसको देख के कंफ्यूज, आपको डेट पहचाननी है। अगर आपने लिखा है जून 20, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। जून 28 को 1914 को आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को एक सर्बियन फेनेटिक ने मार दिया था। ये आए थे, हाँ, ये आए थे घूमने, देश घूमने, भ्रमण करने आए थे, और एक सर्बियन नागरिक ने, जो कि यूनियन डेथ है ना, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हैं कि सर्बिया को आज़ाद दिलाना चाहती थी, उसका एक मेंबर था, और उसने जाकर के ये इमीडिएट कॉज बन जाएगा मर्डर ऑफ द आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ये रीजन, इमीडिएट रीजन बन जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अपोज द फ्रेंच क्लेम। इन्होंने विरोध किया फ्रेंच क्लेम ओवर मोरक्को। मोरक्को ने, हाँ, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से बताइएगा। मोरक्को को फ्रेंच लेना चाहता था, अपने कंट्रोल में करना, तो किस किस ने उसका विरोध किया पता है? जर्मनी एक ऐसा कंट्री था जिसको इनसे किसी से डर नहीं लगा। जर्मनी था, हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे वाला आंसर, बट एनीवे आंसर इज सी। तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने खूब सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस चैप्टर का कंसेप्ट एक अलग लेवल पर आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको सिर्फ करना क्या है, ऐप डाउनलोड करने हैं। हाँ सर तरुण रूपानी, इसका गूगल प्ले स्टोर पे भी आप जा करके, एप्पल पे भी जा करके, आईओएस के लिए भी है, और गूगल के लिए भी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। हाँ, हमने आपके लिए डेडिकेटेड ऐप बना रखा है, जहाँ एब्सोल्यूट फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोडेड है, सैम्पल पेपर्स अपलोडेड है, और हम और कंटेंट्स अभी और पुट कर रहे हैं। सारे नोट्स भी वहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले एमसीक्यूज में। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।